2021 साइंस टीजीटी साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। बाकी इससे जो पिछले साल के पेपर थे 2020 और 2019 के, वो भी आप प्लेलिस्ट के अंदर, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से हैं वो भी आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो आज का इसका जो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप है, पेडागोगी का इसमें यूज हुआ है। स्टूडेंट स्टडी दैट ए सोप मोलिक्यूल्स हैज टू एंड, वन ऑफ विच एन आयनिक एंड and other is carbon chain. Which of the following option explain the interaction of soap molecule? तो सोप मॉलिक्यूल के बारे में इसमें बताया गया है कि सोप मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड है, एक एंड आयनिक है और अदर एंड है वो कार्बन चेन का है। तो आयनिक जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कहलाता है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। और जो कार्बन चेन का एंड है उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। तो इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन इंटरेक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विद ऑयल। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो ऑयल के साथ इंटरेक्शन करता है, ऑयल के साथ। तो इसमें पूछा क्या गया है कि ऑयल के साथ कौन सा इंटरेक्शन करेगा। तो ऑयल के साथ कौन सा इंटरेक्शन करेगा वो अपने पास यहाँ पे आ गया है। तो आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, गलत बात है कि आयनिक एंड वाला है हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ करता है। अगले में पूछा गया है द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप आइदर आयनिक और कार्बन, नो ये भी गलत है। अगले में कहा गया है कि कार्बन चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, बिल्कुल सही बात है। कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक है, ऑयल के साथ इंटरेक्शन करेगा, ये ऑप्शन सही है। इससे अगला भी पढ़ लेते हैं, नीदर आयनिक एंड नॉर कार्बन, तो ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सो डैट, कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो किसके लिए किया गया था। तो आपको पता है कि जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है, कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट जाना जाता है। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम के सेंटर के अंदर। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, ये बात नहीं बताता है ये एक्सपेरिमेंट, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए था। ये कहते हैं द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल कहता है ये बात कि एटम के सेंटर में स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज है, वहीं उसका मास कंसंट्रेटेड है, वहीं वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ठीक है बात, होता है न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इसके अंदर। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, एम्प्टी है। तो लेकिन जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शुरुआत में आया था तो उस टाइम पे न्यूट्रॉन पार्टिकल से नहीं था आपके पास। तो यहाँ जो इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें तो पहला ऑप्शन कह रहा है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है सेकंड और फोर्थ। तीसरा ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो आ ही नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। जो कन्फ्यूजन है वो इस चीज़ को लेकर रहता है कि सेकंड और फोर्थ तो सही हैं, साथ में न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ये बात नहीं बताई थी, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ पे एडिट हुई थी। तो यहाँ जो ऑप्शन आ जाएगा सेकंड और फोर्थ वाला, तो सेकंड और फोर्थ इस क्वेश्चन के लिए रहेगा। अगले क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज are dissolved in 18 gram of water in a beaker. The number of oxygen atom in the solution, कि सॉल्यूशन में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे।
तो पहली चीज तो सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। उसको डिजोल्व कर रहे हैं हम 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O। तो जो सॉल्यूशन बना है उसमें ऑक्सीजन एटम सुक्रोज से भी आ रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन एटम कहाँ से आ रहे हैं, वाटर से भी आ रहे हैं। तो हम नंबर ऑफ एटम्स निकालें सुक्रोज के अंदर, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, तो सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में है 11। नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम निकालने का कि उस स्पीसीज में उसके कितने नंबर ऑफ एटम है, एक मॉलिक्यूल में 11, उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है और उसमें एवोगाड्रो नंबर कितना है। तो हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सुक्रोज के अंदर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हो गया इसका 342 इंटू NA एवोगाड्रो नंबर। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाता है, 11/100 आ गया 0 अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा 11 इंटू NA एवोगाड्रो नंबर। ये ऑक्सीजन एटम किस में आए हैं, सुक्रोज के अंदर। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2O वाटर के अंदर, तो क्या फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, तो यहाँ से अपने पास आ गया 1 Na। तो ऑक्सीजन एटम वाटर में तो है 1 Na और सुक्रोज में कितना है 0.11 Na। तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो दोनों को जोड़ दीजिए 0.1 Na और प्लस में क्या आ जाएगा 1 Na। तो इसको जोड़ दिया तो 1.11 Na आ गया। Na की वैल्यू पुट कर देंगे 1.11, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 10⁻23। इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन आएगा अपने पास मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट है कि उसको सोल्व कैसे करना था, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से अपना राइट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास ऑफ ए सॉल्यूशन या सोलवेंट इज नोन एज। तो कहता है कि किसी के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में या पर मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो वो कंसंट्रेशन टर्म कहलाती है, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगले पर्सन पे चलते हैं। अगला पर्सन कहता है कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाट हैपन्स टू लिक्विड। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ये डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की। कि आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो हम उसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इनमें से कौन सा आ जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, लिक्विड बॉइल्स, कि व्हाट हैपन टू द लिक्विड, कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, लिक्विड उसके ऊपर बॉइल से होने लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है
पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, एक तो जब आप करेक्ट और इनकरेक्ट पे जाएं तो थोड़ा सा स्ट्रेस करके उस चीज़ को पढ़ें, कंसंट्रेट करके पढ़ें कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। करेक्ट की बात कर रहा है कि मटेरियल एग्जिस्टिंग as a liquid at room temperature have their melting and boiling point lower than that of room temperature। कहता है कोई मटेरियल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो कहता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से कम होंगे। भाई लिक्विड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होगा रूम टेम्परेचर से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो कम नहीं होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाली बात यहाँ पे गलत आ गई है, ये वाली बात। टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल सब्ट्रैक्ट 273, ये बात गलत लिख दी भी। सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो 273 जोड़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ घटा रहे हैं, तो ये चीज गलत आ गई है। अगला कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, ये बात बिल्कुल सही है भाई। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए आइस फ्लोट करती है, तैरती है। ये भी पूछा जा सकता था कि आइस फ्लोट क्यों करती है, पानी पे क्यों तैरती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है। वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, गलत है। सॉलिड से लिक्विड है आपके पास, फ्यूजन कहलाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्लिमेशन। तो ऑप्शन थर्ड है, करेक्ट पूछा था, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एज ए आंसर आ जाएगा। अगला, द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मोलिक्यूल, कौन सा मिनरल है एलिमेंट जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल जो है वो एक कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड है केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। किसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का, और इसी वजह से इसमें ग्रीन कलर भी आता है। तो केमिस्ट्री के अंदर आपसे पूछ लें कि जो पिगमेंट्स हैं प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर के हैं, लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं, लीव्स हैं जो, वो क्यों होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है मैग्नीशियम का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा अपने पास। उसके बाद ब्यूरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर, कि किसके लिए यूज होगा, तो ये टेस्ट यूज होता है प्रोटीन के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए मोलिस टेस्ट होता है, प्रोटीन के टेस्ट है निनहाइड्रिन टेस्ट है, ब्यूरेट टेस्ट है, वो इसके लिए हो जाएगा। तो प्रोटीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। तो यहाँ जो एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम, तो फॉस्फोरस होता है P4, तो 4 एटम है इसमें, इसकी एटॉमिसिटी 4 हो गई। अगर तुमसे ओजोन कह देता, ओजोन में बताओ, तो ओजोन का फार्मूला क्या है O3, तो यहाँ 3 एटम हो जाते। सल्फर का आ जाता हमारे पास, तो सल्फर के अंदर है 8, तो वहाँ नंबर ऑफ एटम 8 हो जाते हैं उसको लेकर। तो यहाँ फॉस्फोरस के लिए पूछा गया है, एटॉमिसिटी पूछी गई है। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम फॉस्फोरस में 4 होंगे, तो एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट शेयर्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर।
हमें पता है सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के वैलेंस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस के वैलेंस में। इसके सराउंडिंग एटम दे रखे हैं हमारे को क्लोरीन। तो मैंने पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के। सराउंडिंग में दे रखा है Cl, 3 Cl दे रखे हैं। क्लोरीन हैलोजन है, हैलोजन के वैलेंस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा दिया। तो ये जो क्लोरीन का है ये शेयर हो गया इसके साथ, क्लोरीन ने ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया। और फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस ने शेयर कर लिया। जो अनशेयर्ड है, इन्होंने पूछा है कि कौन से शेयर नहीं है, नॉट शेयर्ड। तो नॉट शेयर्ड में हो गया आपके पास 1 पेयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेयर हैं आपके पास जो शेयर नहीं हुए हैं। 10 पेयर का मतलब हो गया 20 इलेक्ट्रॉन्स की 20 इलेक्ट्रॉन हैं जो इस मॉलिक्यूल के अंदर शेयर नहीं हुए हैं। तो आप स्ट्रक्चर्स को ड्रा करके इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते थे। नॉट शेयर के नाम से पूछ लिया गया, इसको ये भी पूछ लेते टोटल कितने लोन पेयर हैं इसके अंदर, क्योंकि जो नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर भी कहलाते हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीजन एटम बिकम एन ऑक्सीजन आयन, कि जब ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन आयन बनेगा तो क्या होगा। आयन लिखा है यहाँ, आयन का मतलब है अनायन भी और कटायन भी, कुछ भी बने इनमें से। कह रहे इट्स एटॉमिक मास डिक्रीज, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बात गलत है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियॉन्स नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो न्यूक्लियॉन कहलाती है। तो उस पर भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ही। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस बात पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो जब भी कोई आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन का ही लॉस और गेन होता है, प्रोटॉन में चेंज नहीं आता है। ये बात सही है। अगला ऑप्शन कह रहा है इट्स मास नंबर इंक्रीज, मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो पहला तो इनकरेक्ट है, तो ए वाला तो वैसे नहीं आएगा, बी भी इनकरेक्ट है, ओनली डी भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है और वही सही है, एटॉमिक नंबर रिमेन सेम। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, एटॉमिक नंबर है वो क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। अगले पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें दिया गया है इथेनॉल, और इथेनॉल की ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है, तो उससे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। इथेनॉल दिया गया, उसकी ऑक्सीडेशंस करवानी है, 2 स्टेप के अंदर है। CrO3 लिखा गया है आपके पास कि भाई पहले स्टेप में क्या बनेगा, फिर उसको अल्कलाइन KMnO4 के साथ आप ट्रीट कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपके पास क्या बनेगा। तो CrO3 की प्रेजेंस में इथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड के अंदर। प्राइमरी एल्कोहल है, याद रखना है कि प्राइमरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बनाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, CH3CH2OH, CrO3 लिखा हुआ है, इससे हमने पहले बना लिया एल्डिहाइड। फिर उसको ट्रीट करना है अल्कलाइन KMnO4। तो अल्कलाइन जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, वो इसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ए ऑप्शन में तो आ गया एल्डिहाइड, और बी जो कंपाउंड बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which information is not conveyed by a balanced chemical equation,
कि बैलेंस इक्वेशंस है वो क्या नहीं बताती है, कौन सी जानकारी नहीं देती है। तो यहाँ पर आ रहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कोई भी बैलेंस इक्वेशंस है तो उसमें फिजिकल स्टेट हम मेंशन करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। दूसरी बात क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म बताती है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें कितने एटम रिएक्टेंट के होंगे और प्रोडक्ट के होंगे। सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन, बिल्कुल बात करते हैं हम, सिंबल्स लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं कंपाउंड के। उसके बाद क्या कह रहा है कि वेदर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। फिजिबल का मतलब है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बैलेंस इक्वेशन नहीं बताती है। फिजिबिलिटी के बारे में तो थर्मोडायनेमिक्स ही बताएगी, डेल्टा जी बताएगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी बताती है। तो बैलेंस इक्वेशंस हमें जानकारी नहीं देती है, नॉट कन्वेड, ये नहीं बताती है कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। बाकी तीनों जानकारी मिलेगी, फिजिकल स्टेट का भी पता लगेगा, नंबर ऑफ एटम्स का भी पता लगेगा, सिंबल और फॉर्मूले का भी पता लगेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप, काफी क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक नहीं है, ये अपने को देखना है। द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई ऑल स्पेस अवेलेबल, सही बात है। गैस की जो वॉल्यूम होती है, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जिस भी कंटेनर में उसको रखोगे सारी वॉल्यूम उसकी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दिस इज करेक्ट, ट्रू है। द मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, रेगुलर अरेंजमेंट लिक्विड में नहीं होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है सॉलिड के अंदर। सॉलिड होता तो रेगुलर अरेंजमेंट होती, तो ये ऑप्शन गलत है, नॉट ट्रू पूछा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। द मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन, बिल्कुल सही कह रहा है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशंस के अराउंड वाइब्रेट करते हैं। नंबर 4, ये बात भी सही है, ये भी सही है। द मॉलिक्यूल इन ए गैस एक्सर्ट negligibly small force on each other except during the collision, बिल्कुल कहते हैं नेग्लिजिबल फोर्स। नेग्लिजिबल फोर्स यहाँ पे बोला गया है कि जो गैस के पार्टिकल हैं उनमें जो इंट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है, वो एक दूसरे के ऊपर इंट्रैक्शंस नहीं करते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन को छोड़कर। तो ये बात भी सही है। जो नॉट ट्रू है वो एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन है वो सही रहेगा कि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि मैटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। नॉट ट्रू पूछा गया है, नॉट ट्रू मैटर की करेक्टरिस्टिक्स से रिगार्डिंग। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर एंड ऑन देयर ओन, पार्टिकल्स है मैटर के वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं अपने आप, बिल्कुल सही कह रहा है, करेक्ट है ये बात। पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल सही है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं एनी डायरेक्शंस के अंदर, किसी भी डायरेक्शंस के अंदर। नंबर 4 कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल मैटर रिमेन सेम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो ऑल मैटर सभी मैटर में सेम रहती है, ये बात गलत है भाई। सभी मैटर के अंदर सेम नहीं रहती है, हर मैटर में अलग अलग होगी। सॉलिड है तो अलग है, लिक्विड है अलग है, गैस है तो अलग है।
उसको लेकर है, तो ये चीज़ गलत है, नॉट ट्रू की बात हो रही थी। तो ऑल मैटर्स यहाँ पे जो आ गया ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन जो फोर्थ है ये नॉट ट्रू में आ जाएगा कि ये ट्रू नहीं है। तो बड़े ध्यान से आपने चारों स्टेटमेंट को पढ़ के इसको रिप्लाई करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। जब आप एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये माना है कि न्यूक्लियस है सेंटर में और उसके बाहर डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं। तो एनर्जी लेवल का कंसेप्ट सबसे पहले लेके आए थे फिक्स एनर्जी कंसेप्ट नील्स बोहर। तो नील्स बोहर ने माना था कि फिक्स एनर्जी लेवल होंगे और इन फिक्स एनर्जी लेवल को हम स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, और सेल भी बोलते हैं इन्हीं को। तो स्टेशनरी ऑर्बिट, फिक्स एनर्जी लेवल और सेल के नाम से इनको जाना जाता है। बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर ये बातें आती हैं। तो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन, कौन सा एलिमेंट कॉमन नहीं है? बेकिंग सोडा और सोडा एस। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडा एस क्या हो जाएगा? Na2CO3, ये सोडा एस हो जाएगा अपने पास। तो दोनों में कॉमन क्या नहीं है? ऑक्सीजन तो है, हाइड्रोजन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ हाइड्रोजन नहीं है, सोडियम भी कॉमन है, कार्बन भी कॉमन है। तो नॉट कॉमन का जो ऑप्शन पूछा गया है वो हाइड्रोजन। तो सेकंड ऑप्शन यहां से आ जाएगा। सोप्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ विद कास्टिक सोडा। कि सोप्स कैसे बनी है? तो सोप्स बनती हैं एस्टर से भी, सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। एस्टर की रिएक्शन हम करवाते हैं कास्टिक सोडा के साथ, NaOH के साथ। तो यहाँ से सोप की फॉर्मेशन होती है और ग्लिसरॉल है वो बाहर निकल जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो एस्टर की स्फोनिफिकेशन से ये बनती है, ये रिएक्शन कहलाती है स्फोनिफिकेशन, सोप का बनना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल। कि इनमें से सबसे ज्यादा मोलिक्यूल किस में होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 1/2 0.5 मोल आ गए। यहाँ हो गया 1/14 सॉरी 28, नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 है तो 28। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44, 1/44, यहाँ है 16। तो नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में निकलेंगे। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये अपने पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर होंगे। In which of the following pairs the element found in the same period of periodic table? कि किसके अंदर एलिमेंट है वो सेम पीरियड में है, सेम पीरियड ये बात कर रहा है। सल्फर और सिलेनियम। सल्फर कहाँ आता है? ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। तो भैया ग्रुप तो सेम है, ग्रुप सेम है, ये तो बात कर रहा है पीरियड को लेकर। तो पीरियड तो सेम नहीं है इनका, ये अलग पीरियड के अंदर है, ये अलग पीरियड में प्रेजेंट है। स्ट्रोंटियम और कैल्शियम। स्ट्रोंटियम हो गया Sr, कैल्शियम हो गया Ca। ये ग्रुप सेकंड में आते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। तो ये तो सेम ग्रुप में आ गया आपके पास। अगला है कैल्शियम और जर्मेनियम। तो कैल्शियम और जर्मेनियम है वो आपके पास देखें कि किस में आते हैं। तो कैल्शियम है Ca, 20 इसका एटॉमिक नंबर है। इससे आगे चलते हैं तो स्कैंडियम है,
शक्ति है, वकर है, मन है, फी है, को है, नी है, कुंजन है, फिर गैलियम है और फिर जर्मेनियम है। एक में ही आ रहे हैं अभी। ये जो आपके पास हैं कि 20 से 19 से लेकर, ये ध्यान रख सकते हैं कि पीरियड की जो बात हो रही है, क्योंकि पीरियड की बात कर रहा है, पहला जो पीरियड है फर्स्ट पीरियड, उसमें 2 एलिमेंट थे, दूसरे पीरियड के अंदर 8 हैं, तीसरे में 8 हैं, चौथे पीरियड में 18 हैं। तो कौन सा एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है? तो पोटासियम वाला जो पीरियड है 19 वाला, वो ख़त्म होता है 36 के ऊपर जाकर, क्रिप्टॉन के ऊपर जाकर। तो 19 से लेकर 36 के बीच के अगर कोई हैं तो सेम पीरियड में होंगे। इससे अगले पीरियड गया पोटासियम और मैग्नीज, इन्होंने पूछ लिया। तो पोटासियम 19 है और मैग्नीज है Mn 25 है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई पहला जो पीरियड था एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 ही एलिमेंट थे, 2 तक गया। दूसरा पीरियड शुरू हुआ लिथियम 3 से लेकर 8 एलिमेंट उसके अंदर है, दूसरे के अंदर नियोन तक चला गया। फिर तीसरा स्टार्ट हुआ 11 वाले से, 11 से लेकर 19 तक चला, ये 18 तक चला गया। फिर 19 से स्टार्ट हुआ तो वो आपके पास 36 तक चला गया। तो ये आपके पास थर्ड और फोर्थ सेम पीरियड में आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड और फोर्थ, दोनों ही ऑप्शन इसमें आएंगे। अगले पर्सन पे चलते हैं। अगला पर्सन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि इनमें से किस सॉल्ट के अंदर वाटर नहीं है क्रिस्टलाइजेशन के अंदर? पहला है ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। 5H2O, इसमें तो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही एक बोलते हैं वाइट विट्रोल। तो वाइट विट्रोल क्या होगा अपने पास? वाइट विट्रोल होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4, 2H2O है। एक अपने पास होता है ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल क्या होता है? विट्रोल वाले मैं आपको बता रहा हूं सारे। ग्रीन विट्रोल होता है फेरस सल्फेट, FeSO4, 7H2O, ये वाला होगा। वॉशिंग सोडा, तो मतलब इसमें तो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इन्होंने पूछा है कि किस में नहीं होगा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 और 10H2O, डेका हाइड्रेटेड होता है, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम क्या है आपके पास? कैल्शियम सल्फेट है, डाईहाइड्रेटेड है। तो ऑप्शन ए की बच गया बस आपके पास, कौन सा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। बेकिंग सोडा का जस्ट फार्मूला है NaHCO3। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हाइट विट्रोल आ जाए, जिंक सल्फेट 2H2O है, ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट है आपके पास, और ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट है। वॉशिंग सोडा में भी 10H2O प्रेजेंट होते हैं। जिप्सम में भी 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। बेकिंग सोडा में कोई नहीं होता। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बेकिंग सोडा का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस पेपर। नेक्स्ट पेपर के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर बने रहिए।